श्रवण अगर सर इतनी ज़्यादा रिस्क लिया है भारतीय जनता पार्टी ने ये लाइन कह के कि अगर 22 में योगी आएँगे तभी 24 में मोदी बनेंगे। 52-53% पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके बीच में मैसेज था कि ये सरकार ऊँची जातियों की है, ये सरकार पंडितों की है, ठाकुरों की है, बनियों की है। बहुत दिनों से केशव मौर्य का नाम आगे किया जा रहा था कि नहीं बड़ा चेहरा है, लेकिन आज बीजेपी ने एक खतरा ले लिया और यही अमित शाह की शायद राजनीति है, खुल के करना है जो करना है। क्या लगता है आपको अब जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी है, तो भाजपा इन पिछड़ी जातियों को कैसे मैनेज करेगी और इस घोषणा के पीछे क्या ट्रम्प कार्ड हो सकता है बीजेपी का? संजय जी देखिए, मैं तो यहाँ इंदौर में बैठ के देख रहा हूँ, आपको सुनता रहता हूँ, आपके चैनल को, दीपक जी का भी विश्लेषण सुनता रहता हूँ। तो कुछ जो समझ बनती है उसी के आधार पर मैं थोड़ा सा, योगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मजबूरी बन गए हैं देखिए, और उनसे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से नहीं मिल सकती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मोदी से मुक्ति नहीं मिल सकती। और योगी का विकल्प नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव के ठीक पहले 2018 में अमित शाह ने ये कहा था भोपाल में कि हम मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का चेहरा नहीं वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। दो चीजें कही थी, और हम 200 सीटें जीतकर आएंगे। अंत में हुआ ये, शिवराज सिंह कुछ नहीं बोले और वो सुनते रहे चुपचाप। बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, या शिवराज सिंह के समर्थकों ने कर दी या आंतरिक तौर पे हो गई, कि उनको सार्वजनिक रूप से शिवराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा घोषित करना पड़ा, पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। पर मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में दो पार्टियों के बीच में मुठभेड़ थी। उत्तर प्रदेश में ये मामला नहीं है। देखिए, इसका बहुत सीधा सा गणित है कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। ये एक चीज साफ होना चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य का कद इतना बड़ा नहीं है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में कि उनको उनके नाम पर सारे के सारे विधायक एकमत होकर चुनाव लड़ सके। देखिए, ये मुद्दा अलग है कि चुनाव जीत जाने के बाद किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और हो सकता है कि वो फिर केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्ट्रेटेजी रही है कि चुनाव के पहले वो इस तरह की कोई जोखिम नहीं लेते हैं। दूसरा ये कि जब सभी पार्टियां, मतलब कांग्रेस भी और अखिलेश भी, सभी पिछली जातियों की या पिछड़े वर्गों की राजनीति कर रहे हैं, मायावती भी, तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर पिछड़ों की राजनीति में पड़ जाएगी तो जो एक बहुत बड़ा जो हिंदू वोट बैंक है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो अखिलेश पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकती कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। यानी मुसलमानों के मामले में तो उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती है। दूसरा एक मुद्दा आपको ये समझना चाहिए कि योगी को सत्ता से मोह हो गया है। मतलब जिस तरह से नरेंद्र मोदी वापस लौटकर गुजरात कभी नहीं जाएंगे, वैसे ही योगी लौटकर गोरखपुर कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सब कुछ निर्भर करेगा, जो आपने भी कहा है और जो भारतीय जनता पार्टी हाल के चुनाव में करती रही है, मैंने पहले भी कहा है, पिछली बहसों में भी कहा है कि इस बार बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलएस के टिकट कटने वाले हैं। अब मामला ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के टिकट कटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं कि नहीं रहते हैं,
आपने ही बताया कि केशव प्रसाद मौर्य जो है पिछली 2 बड़ी सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में वो उपस्थित नहीं रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केशव प्रसाद मौर्य एक अनुपस्थित नेता हो गए हैं, पर उनको बनाए रखना अभी जरूरी है। और हो सकता है कि चुनाव के बाद उनके कोई विकल्प की तैयारी भी हो। ये अभी सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले सरकार बनानी है कि कुछ लोगों को साथ में लेके सरकार बनानी है। अभी बहुत सारे पेच हैं, पर एक चीज जो साफ है, जो अमित शाह जी की यात्रा से भी स्पष्ट हुई, मैं भी सुन रहा था उनका भाषण आज, कि न तो उनके पास मुद्दे हैं बोलने के लिए। जिस तरह की बात उन्होंने कही कि कैसे महिलाएं रात को निकल सकती हैं और किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति है यहाँ, और कितना विकास हुआ है। तो अब आपने एक बात कही कि सब बाहुबलियों को समाप्त कर दिया है उत्तर प्रदेश से। वो कर दिया है निश्चित। अब एक ही बाहुबली उत्तर प्रदेश में बचे हैं, इसलिए उस बाहुबली के लिए रहने के लिए बाकी बाहुबलियों का समाप्त होना जरूरी था। शेरवट सर, एक दिन अचानक मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से 8-10 ट्वीट होते हैं कि वो, तुम्हें याद है राम मंदिर पे कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी, तुम्हें याद है कि दंगा कब हुआ था। मतलब वो जो भड़काने वाले ट्वीट होते हैं, वो अचानक एक दिन मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होना शुरू होते हैं। उसके 3 या 4 दिन बाद अमित शाह आते हैं और अमित शाह भी राम मंदिर का मुद्दा भाषणों में आलापने लगते हैं। तो ये जो पहले अभी कुछ महीने पहले जो विकास की बातें कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री आए थे अभी 1 हफ्ते पहले और उनसे 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करा दिया। फोटो अगले दिन 24 घंटे बाद आई तो चला मेडिकल कॉलेज तो बन ही नहीं थे। कहीं उनके बाहर प्लास्टर नहीं हुआ था, कहीं कहीं वो उनके दरवाजे नहीं थे और उद्घाटन हो गया। तो दिल्ली दरबार को समझ में आ गया कि जो डेवलपमेंट है, जो मोदी सरकार का डेवलपमेंट है, वो हवा हवाई है, वो विज्ञापनों में दिखता है, वो टीवी चैनलों में ऐड में दिखता है। तो क्या यही कारण है, जब समझ में आ गया कि जातियां नाराज हैं, डेवलपमेंट है नहीं, तो सिर्फ एक ही औजार बचा है, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान। इस मुद्दे पे जो बीजेपी का फेवरेट मुद्दा भी रहा है, इस मुद्दे पे क्या भाजपा जातियों को का गठजोड़ जो हो रहा है एक तरफ, उन जातियों के गठजोड़ को खत्म कर पाएगी? क्या लगता है आपको? आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता के जीवन में। आपने तमाम बड़े-बड़े ऐसे चुनाव देखे हैं जहाँ पे इस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में लगता है आपको कामयाब होगा? सर माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संजय जी, अपनी बातचीत को ऐसे शुरू करना चाहिए, एक सच्चाई के साथ शुरू करना चाहिए। और वो ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जीतना बहुत जरूरी है। ये एक हकीकत है। और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री विदेश से आते हैं, अमेरिका से, और सेंट्रल विस्टा देखने जाते हैं हवाई अड्डे से। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना जबरदस्त महत्व रखता है प्रधानमंत्री के लिए। हमको बातचीत ये करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती है चुनाव जीतने के लिए। हम जो कारण गिना रहे हैं वो उनके हारने के कारण गिना रहे हैं, उनकी कमजोरियां गिना रहे हैं, उनके अतीत को गिना रहे हैं। मतलब टेनिस साहब को अगर मंच पे रखा है तो क्यों रखा है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए हमें, कि बजाय इस बात को कहने के कि एक अपराधी को रख के उन्होंने कैसे गलत काम किया या सही काम किया, क्या मजबूरियां हैं। पूरा एजेंडा बीजेपी ने बदल दिया अपना। और वो जो बैकवर्ड क्लासेस की राजनीति जो उन्होंने शुरू की थी मंत्रिमंडल के परिवर्तन के साथ और जन आशीर्वाद यात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में, और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, नेताओं को अपने
विकास का एजेंडा बताकर जो किया था वो फिर से वापस हो गया हिंदुत्व के एजेंडे पर, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि वो जो कार्ड है बैकवर्ड क्लासेस का वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब नहीं है। तो हम ये शुरू करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर सकती है चुनाव जीतने के लिए, और ये मान लें कि ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, और जो कुर्सी है प्रधानमंत्री पद की वो योगी के हाथ में है इस समय। मतलब ये भी मान लीजिए कि देश का जो भविष्य है वो योगी के हाथ में है, और योगी क्या क्या कर सकते हैं और अतीत में उन्होंने चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया है वो सारी चीजें संभव है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि अमित शाह पूरी तरह से लखनऊ में बैठ जाएं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने बड़े बड़े लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, ये जाति समीकरण को समझते हैं, वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बैठ जाएं? हम शायद इस चुनाव को एक ईमानदारी का चुनाव मान के लड़ना चाहते हैं कि सरकार को सारी ईमानदार चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, सारे ईमानदार हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि सरकार की मजबूरी ये है कि वो एक स्टेज पर तो करना चाहती थी, विकास को मुद्दा बनाना चाहती थी, लोगों को मुद्दा बनाना चाहती थी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बनाना चाहती थी। पर हुआ क्या है संजय जी कि ये लखीमपुर ने पूरा का पूरा गणित बदल दिया, बहुत सारा बदल दिया, मतलब पूरा तो नहीं, एक लंबा गणित बदल दिया बीजेपी के खिलाफ। और ये जो होता है ना कि किसी भी पार्टी के इतिहास में कोई एक घटना होती है जो उसको पूरे इतिहास को प्रभावित करती है, तो वो घटना इस समय लखीमपुर हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब सोचिए कि ठाकुरों का वोट इंटैक्ट है अगर योगी के कारण, अपर कास्ट का इंटैक्ट है अगर मोदी जी के कारण, और ब्राह्मणों का इंटैक्ट है अगर इस बात से कि टेनी को मंच पे खड़ा करके उन्होंने मैसेज दिया कि देखिए हम कितनी रिस्क ले रहे हैं, और बैकवर्ड क्लासेस के वोट को और कांग्रेस और अखिलेश के बीच में डिवाइड करवा दिया जाए, और कुछ इस तरह के उपाय किए जाएं जिससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ने वाला वोट मायावती को, अखिलेश को और कांग्रेस में बढ़ जाए। हम जो सोच रहे हैं पूरा का पूरा जो गणित सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का, वो विपक्ष के लिहाज से सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक विपक्षी मतलब पत्रकारों की भूमिका में सोच रहे हैं। मतलब जो विपक्षी पत्रकार से मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को निर्दलीय मानकर, ईमानदार मानकर एक ईमानदारी की अपेक्षा कर रहे हैं। पर अगर एक रणनीति के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियों के हिसाब से हम सोचें कि क्या क्या किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या करना चाहिए, वो क्या क्या करेगी, या अमित शाह को जैसा कि जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मैं तो जानते ही हूँ खैर, क्योंकि गुजरात में काफी समय रहा हूँ, और तब ये होम कई काम देखते थे उस समय भी, और मोदी जी मुख्यमंत्री थे। अगर आप पढ़ें गुजरात में मोदी जी के काम का इतिहास, सत्ता प्राप्त करने का और सत्ता में बने रहने का और दिल्ली पहुंचने का, तो हमारा सोच का नजरिया थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत हो जाएगा। तो अभी जो संजय जी, बहुत आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में
जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी में परिवर्तन आने वाला है और काम करने का तरीका पूरा बदलने वाला है। और योगी जी को कह दिया गया होगा या कह दिया जाएगा कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही रहेंगे, मेहरबानी करके आप घर बैठ जाइए। घर बैठ जाइए से मतलब ये कि आप प्रशासन को चलाइए, चुनाव हम लड़ेंगे। आपने कहा भी है ना कि सारा काम दिल्ली से होगा, आपने शायद अपनी हाँ। किसी बातचीत में कहा है। जी। सब चीजें होंगी, तो वो सब चीजें अब उत्तर प्रदेश से होंगी, पर योगी जी के हाथ में नहीं होंगी। योगी जी चेहरा रहेंगे, पर योगी जी निर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव योगी जी के मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए जैसे कि युद्ध में हर एक चीज जायज होती है, और महाभारत में भी नियमों का उल्लंघन किया गया कि रात में दुश्मन पर हमला नहीं करना चाहिए, पर किया गया। आप पाएंगे कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश का गणित काफी हद तक बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।